इसमें छोटा सा चीज तुम्हारा रह जा रहा है, वो है मैटर वेव्स. ऑल राइट. सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, है ना, मैटर वेव्स. ठीक है. सो डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि मैटर के पास की कोई भी अगर तुम्हारा मैटर हुआ, जैसे कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये तुम्हारे मैटर हो गए. ऑल राइट. उनके पास मोमेंटम होता है, तो कोई भी मैटर जिनके पास मोमेंटम रहेगा तो उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ भी रहेगा, है ना. सो दी wavelength associated with matter having नहीं, आज ऑनलाइन नहीं आना था, किसी ने बताया नहीं मुझे. सब लोग ऑनलाइन बैठ गए हैं और किसी ने मेरे को टाइम पे बताया नहीं था. वैसे तो ठीक है, कोई भी एक भी ऑफलाइन आ रहा है, सो आई डोंट माइंड बीइंग ऑफलाइन. बाकी मेरे को सद्भव ने टिशा की तरफ से अपना भी बता दिया था. बाकी मुझे अर्णव ने बहुत लेट बताया था. The wavelength associated with matter having momentum of P is given by lambda is equal to h by p. All right. और P को हम लोग लिख सकते हैं as m into v, है ना, मास इंटू वेलोसिटी. ये ध्यान दे देना कि mv जो है, हम लोग खाली मैटर वेव्स, जो तुम्हारा मैटर होता है उसके मोमेंटम को हम लोग mv लिख सकते हैं. फोटोन के मोमेंटम को हम लोग mv नहीं लिख सकते क्योंकि उसका रेस्ट मास 0 होता है. ऑल राइट. इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कैन ऑल्सो बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ अंडर द रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. ऑल राइट. एंड फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग बात करें, सो इसका एक जनरल एक और लिख लेते हैं, h डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ 2m q इंटू v, वेयर q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल और v क्या है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से पार्टिकल को जो है एक्सेलरेट करवाया जा रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी हमारा qv भी हो जाता है. नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर द रूट ऑफ 2m e v. एंड इसका वैल्यू जो है वो लगभग हो जाता है तुम्हारा 12.27 डिवाइडेड बाई रूट v एंगस्ट्रॉम. इलेक्ट्रॉन के लिए ये ध्यान रखना है, h तुम्हारा कांस्टेंट है, m तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e जो है वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है. तो ये वैल्यू तुम लोग याद रख सकते हो. डायरी में लिखना है, मैटर वेव हेडिंग दे देना है डायरी में, सारे रिलेशंस को ही लिख लेना है. इनफैक्ट मैटर वेव के लिए ये ध्यान देना, ये सारा सब कुछ बात हो रहा है मैटर वेव के लिए. और इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली तुम्हारा ये वैल्यू निकल के आ जाता है. गुड इवनिंग हिमानी. लिख लो इसको. स्क्रीन थोड़ा सा बिल्कुल हो सकता है. ये रहा, ये सारा सब कुछ डायरी में भी नोट करो. हेलो.
सैटरडे को लेकर के क्यों कंफ्यूज रहती है भाई? कब हुआ है? और तुम हाल फिलहाल में कैसे एक दिन अचिन भी पहुंच गया था सैटरडे को। जिस सैटरडे को तुम पहुंची थी ठीक उसके बाद वाला सैटरडे अचिन पहुंचा था, उसके बाद वाले सैटरडे तुमने मेरे को कॉल किया था। बड़े आगे। ओके जी। सो ये हमारा डुअल नेचर जो है पूरे तरीके से खत्म है। अब एटम्स शुरू हो जाएगा। ऑल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुम्हारे को पता है। बीच में न्यूक्लियस है, उसमें सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द मास जो है तुम्हारे न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ तुम्हारा ऑर्बिट कर रहा है। रदरफोर्ड मॉडल में हमारे को पता चला था मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी रहता है और मैक्सिमम मास जो है वो तुम्हारा न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ऑल राइट, सो ये सारा सब कुछ हमारे को पता चल गया था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाता है, बोर क्वांटाइजेशन रूल, है ना। क्योंकि तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल में जो है तुम्हारा ड्रॉबैक था, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को प्रूफ नहीं कर पा रहा था। तो बोर ने जो है क्वांटाइजेशन रूल दिया था, बोर क्वांटाइजेशन रूल। ये सब लोग डायरी में भी नोट करेंगे। बोर क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का स्टेबल ऑर्बिट्स में, है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट हम उसे ही कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो n टाइम्स h बाई 2 पाई के टर्म्स में होगा, जहां पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। n हो जाता है तुम्हारा द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑल राइट, एंड l इज ऑल्सो इक्वल टू mvr। सो mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको डायरी में भी नोट कर लो। है ना, रूल के साथ नोट करना ताकि तुम्हारे को पता चले कि ये बोर क्वांटाइजेशन रूल है। तुम और 4 घंटे बाद आता ना सुजय, है। इसको मेरे से बात नहीं करना है। बड़े आगे जी। आई हैव नो आइडिया। हाँ वो तो उसका प्रैक्टिकल्स वगैरह था तो उसकी मम्मा को मैसेज आ गया। ओके, सो बोर थियरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। सो हाइड्रोजन लाइक एटम्स में, हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब क्या हो गया, खाली एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, ठीक है। उन्हीं के लिए हम लोग इसे डिराइव करेंगे। सो लेट अस से कि हमने कोई भी एटम लिया है, न्यूक्लियस में चार्ज हो जाएगा प्लस Ze। Z हो जाता तुम्हारा दी एटॉमिक नंबर, A हो जाता तुम्हारा मास नंबर, Z हो जाता है बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑल राइट, एंड लेट अस से कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि तुम्हारा रिवॉल्व कर रहा है। ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो कि इसके अराउंड तुम्हारा रिवॉल्व कर रहा है। ऑल राइट, तो इसके ऊपर जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना। सो यहां पर क्या हो जाएगा, दी कूलम्ब force provides the electron the required centripetal force। ऑल राइट, सो ये तुम्हारा फोर्स जो है यही तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है।
सो F इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा mv² बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. ऑल राइट. एंड F क्या हो जाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विच इज इक्वल टू K स्मॉल e ZE डिवाइडेड बाई r². सो ये आ गया तुम्हारा mv² बाई r के बराबर, है ना. सो यहाँ से तुम्हारे पास mv² आ जा रहा है एज KZE² डिवाइडेड बाई r. ये तुम्हारा एक रिलेशन आ गया. ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया. एक तुम्हारा ये रिलेशन लगता है ऐसे प्रूफ्स में, और एक और रिलेशन लग जाता है तुम्हारा बोर क्वांटाइजेशन थियरी. तुम्हारे को क्या निकालना रहेगा? बोर थियरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स में रेडियस ऑफ द स्टेबल ऑर्बिट्स निकालने का प्रूफ आ जाएगा. स्पीड इन स्टेबल ऑर्बिट में क्या है वो निकालने के लिए पूछा जाएगा, और एनर्जी क्या होता है वो निकालने के लिए पूछा जाता है. ऑल राइट. सो तुम्हारे को क्या करना है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इक्वेशन लगा दिया, एंड दूसरा तुम्हारा आ जाएगा फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, है ना. नाउ फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन रूल mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 इन दोनों रिलेशन की मदद से हम लोग निकालेंगे. ठीक है. सो अब मेरे को यहाँ पर सबसे पहले जो है रेडियस निकालना है. अगर रेडियस निकालना है तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन में v को क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा. तो ये सेकंड इक्वेशन से जो है हम लोग v को रिप्लेस कर देंगे. v आ जाएगा तुम्हारा nh बाई 2 m इंटू r. क्लियर है? सो इस रिलेशन को जो है हम लोग नेम कर देते हैं एज इक्वेशन 2 एंड इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1. ठीक है. सो इस रिलेशन को अगर उठा करके रख देंगे तो mv² हो जाएगा तुम्हारा n²h² डिवाइडेड बाई 4π² m² r² इज इक्वल टू KZE². k को भी ओपन कर देते हैं, 1/4π एप्सिलॉन कर देते हैं. तो ZE² डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r. ठीक है. तो एक r यहां से कैंसिल हो गया, 4π कैंसिल हो गया, और कुछ उड़ रहा है क्या? हाँ, एक m गायब होगा. अब r निकल के हमारा आ जाएगा, यहां से r हमारा कितना आ जाएगा? r ऊपर जाएगा तो n² डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ZE² पाई m. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर से क्या आ गया? r इज इक्वल टू n² बाई z एप्सिलॉन नॉट h² डिवाइडेड बाई E² पाई m. अब यहाँ पर सब लोगों ने लिख लिया क्या यहाँ तक? ये तुम्हारा जो है एक कांस्टेंट हो जाता है. ये कांस्टेंट का वैल्यू तुम्हारे को याद रखना है. ऑलराइट. ये तरीका भी तुम्हारे, मतलब कि ये फॉर्मेट भी तुम्हारे को याद रखना है, प्लस इस कांस्टेंट के साथ भी जो है वो वैल्यू भी तुम्हारे को याद रखना है. ये आ जाता है तुम्हारा r इज इक्वल टू n² बाई z. ये हो जाता है तुम्हारा 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना. तो ये रिलेशंस अगर तुम्हारे को याद रहता है, अगर ये वैल्यूज तुम्हारे को याद रहते हैं तो तुम्हारे को कैलकुलेशन में तुम्हारा टाइम बचेगा. ठीक है. CBSE वाले तो याद रखे, ISC वाले भी याद रखे, क्योंकि तुम लोगों को भी कैलसी लेकर के इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में तुम लोगों को भी टाइम लग जाएगा, है ना. तो उस चीज को अवॉइड कर सकते हो. तो इस रिलेशन को उठा करके लिख दो डायरी में हेडिंग दे दो बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम. ये हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट. रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स. आज तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, आज बिल्कुल गर्मी लगने लग गया इसमें. एंड n जो है वो तुम्हारा क्या है? n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. z हो जाता है तुम्हारा एटॉमिक
नंबर। द फर्स्ट ऑर्बिट, जो ब्लू से लिख रही हूँ वो भी डायरी में जाएगा, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एज बोर रेडियस। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय आर नॉट। सो हाइड्रोजन लाइक सॉरी हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, एन फर्स्ट रेडियस मतलब एन इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आर नॉट का वैल्यू हो जाता तुम्हारा 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 मार्क में तुम्हारे से इजीली पूछा जा सकता है। ठीक है, लिख लिया क्या डायरी में सबने? ओके, नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा वेलोसिटी निकालना। ठीक है, वेलोसिटी का अगर रिलेशन चाहिए तो तुम्हारा देखो ये दोनों रिलेशन तो एज इट इज रहेगा ही। वेलोसिटी के लिए भी ऐसा ही डायग्राम बनाओगे, इस रिलेशन को लिखोगे और उसके बाद बोर क्वांटाइजेशन रिलेशन को लिखोगे। ऑल राइट, अब आर का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला था उसको इस वाले में पुट कर देते, v इज इक्वल टू NH बाई 2πm आर में, है ना। सो ये रहा आर के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो तुम्हारे को समझ में आ गया, स्टार्टिंग वाला तुम्हारा वो दो इक्वेशन तुम लोग लिखोगे ही लिखोगे और उसके बाद फिर तुम्हारे को आगे का काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग डायरेक्टली निकाल ले रहे हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर। ठीक, सो v in stable orbit, so from equation 2 v is equal to क्या था हमारा, यहाँ पर खाली पुट करना है और आंसर आता रहेगा NH बाई 2πm r, NH बाई 2πm r। तो ये हो गया तुम्हारा NH डिवाइडेड बाई 2πm, r के वैल्यू को पुट कर देते हैं, r आ गया था हमारा n स्क्वायर बाई z एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अरे बाप रे अब कौन आ गया, कौन है ये वरुण? अच्छा, क्यों ऑनलाइन रह गया आज? ओके ओके, तो n कैंसिल हो गया, यहाँ से m गया, पाई गया और तो कुछ नहीं जा, h एक h भी उड़ेगा, है ना। तो फाइनली तुम्हारा v का रिलेशन आ जाएगा, z ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई n। ठीक है, फिर 2e स्क्वायर, नहीं खाली ऊपर में e स्क्वायर है, e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h। ठीक है, सो यहां पर अगेन ये वाला पोर्शन जो है ये तुम्हारा कांस्टेंट है ना, e चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा परमिटिविटी है ना, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, h तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अगेन तुम्हारा कांस्टेंट है। सो यहाँ पर तुम्हारा v हो जाएगा अगेन z बाई n एंड इसका वैल्यू आ जाता है तुम्हारा 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इन वैल्यूज को जो है ध्यान रखना है तुम्हारे को, है ना। तो ये दोनों रिलेशन तुम्हारा ऊपर वाला रिलेशन एंड नीचे वाला ये दोनों जाएगा तुम्हारा डायरी में। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले रिलेशन की मदद से तुम्हारे को कोई भी एटम दे दिया, फॉर एग्जांपल लिथियम दे दिया, लिथियम 2+ हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम, लिथियम के लिए z का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 3। अब जो भी ऑर्बिट के लिए तुम्हारे को बोल रखेगा उस अकॉर्डिंगली तुम n का वैल्यू पुट कर दोगे।
क्लियर है ना? अब एटम्स, न्यूक्लियर, इन सब में तो तुम लोग का एकदम कुछ बचा ही नहीं है अभी लेक्चर्स में। ऑल राइट, सो अब आ जाता है तुम्हारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। एनर्जी ऑफ electrons in stationary orbits. सो अगेन तुम्हारा शुरुआत कैसा रहेगा, उसे ये तुम डायग्राम बनाओगे सिमिलर तरीके से। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ये वाला जो पहला इक्वेशन था। शुरुआत किसी भी तरीके के डेरिवेशन में तुम्हारा ये दोनों चीज बैठना ही बैठना है। ऑल राइट, सो यहां पर से तुम्हारे पास क्या आ गया था, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसी रिलेशन को उठा करके आगे बढ़ते हैं। सो हमने इक्वेशन यहां पर लिख लो, इक्वेशन 1 को उठा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे को समझ में आ गया ना, वो वाला तुम्हारे को डायग्राम बना करके शो करना रहेगा, है ना? सो इक्वेशन 1 को ही अगर हम लोग लिख ले, एम वी स्क्वायर क्या आ गया था तुम्हारा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, करेक्ट? सो अब अगर तुम्हारे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यहां से एम वी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, एम वी स्क्वायर, के को खाली ओपन कर दे रही हूँ मैं, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब अगर तुम्हारे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना? सो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है तुम्हारा हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम वी स्क्वायर हमने निकाल रखा है, इसका डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग सिस्टम का निकाल रहे हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी के पास है काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज सेम एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा तुम्हारा, पीई इज इक्वल टू, यहाँ पर दो चार्जेस है, एक जो तुम्हारा न्यूक्लियस के पास चार्ज है Ze और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का दूरी इज r, है ना? ये तुम्हारा Z प्लस Ze है, यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का दूरी r है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है k q1 q2 बाई r, एक r होंगी। सो Ze इंटू माइनस ई, तो ये तुम्हारा माइनस ऑफ ई स्क्वायर हो गया, है ना? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज माइनस ई है, 4 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है? सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम E is equal to काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया तुम्हारा Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो E आ जा रहा है तुम्हारा माइनस ऑफ Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है क्या? तो न्यूमेरिकली अगर तुम देखोगे तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल है, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में खाली कितने का डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे को टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ये तुम्हारा एक हाईली इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड 1 मार्क का क्वेश्चन सीधा सीधा उठ करके आ जाएगा। तुम्हारे को काइनेटिक एनर्जी दे देगा, बोल देगा कि टोटल एनर्जी निकालो और पोटेंशियल एनर्जी बताओ,
ऑलराइट, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन का यहाँ पर सिग्निफिकेंस होता है। ऑलराइट, नेगेटिव साइन खाली ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जिस सिस्टम का बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस, वो एक बाउंड सिस्टम है, वो एक बंधा हुआ सिस्टम है, इस वजह से इस सिस्टम का टोटल एनर्जी नेगेटिव है। ऑलराइट, सो यहाँ पर तुम सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन लिख लो। नेगेटिव साइन shows that the system is bound. All right. और रिलेशन बिटवीन ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द मॉड ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या लिख सकते हैं, और टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं एज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, सो इन सारे रिलेशंस को जो है भर दो अपने डायरी में। सारा सब कुछ बात हो रहा है अंडर द टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना। यहाँ पर बाउंड सिस्टम के लिए सारा सब कुछ बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सा? हाँ हाँ, ये रहा ऑप्टिक्स का ना, ये रहा, लेकर एकदम भाग गया, क्योंकि गायब हो। बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ हाँ, यही है वो। हाँ, अच्छी बात है फिर। ऐसा कर दिया था मैंने, इश, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ओके, सो अब जो है हम लोग यहाँ पर एनर्जी को भी जो है z और n के टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग टोटल एनर्जी के केस में r के वैल्यू को सीधा उठा करके पुट कर देंगे, जो हम लोग निकाल रखे हैं ऑलरेडी z और n के टर्म्स में। ऑलराइट, सो फर्दर हम लोग एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी जो है वो आ गया हमारा कितना, माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर के बदले में हम लोग लिख देंगे एन स्क्वायर बाई जेड, और तुम्हारा था एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर। सो यहां से पाई और पाई कैंसिल हो गया। और तो कुछ नहीं। सो यहां पर से ये आ जाएगा माइनस ऑफ जेड एम ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ये एन स्क्वायर इधर आ गया, और बाकी सारे को लिख देते हैं 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। सो यहां पर फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन जनरल सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर भी जो है तुम्हारे को दिख रहा होगा कि ये वाला पूरा का पूरा टर्म जो है वो एक कांस्टेंट है। सो E कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दे रही हूँ। ऑलराइट, इसको भर दो डायरी में।
हाँ 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 बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, टोटल एनर्जी का बात कर रहे हैं, है ना। टोटल एनर्जी पता रहेगा तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेंगे एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ले लोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इन दैट केस तुम्हारा टोटल एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए डायरी में भी भर दो। क्लियर है? सो किसी भी एटम को हम लोग एक्साइटेड कब कहते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक्साइटेड स्टेट में है तो हम लोग कह देंगे एटम एक्साइटेड है। अदरवाइज अगर तुम्हारा एटम जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर अपने ग्राउंड स्टेट में है तो हमारा एटम भी जो है वो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में है। क्लियर है? सो लेट अस से कि in the excited atom, let us say, suppose in excited atom an electron jumps from some higher energy state N2 to a lower energy state N1। तो एनर्जी कितना एमिट होगा? जितना एनर्जी डिफरेंस रहेगा दो स्टेट्स के बीच में उतने ही एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। एनर्जी जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो इट विल लूज इट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वो फोटोन एमिट करेगा, है ना। देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटोन emitted will be given by E2 minus E1। E हमारा आ गया था माइनस ऑफ Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर M E to the power 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। और E2 माइनस E1 कर रहे हैं तो E2 के केस में हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या पुट कर देंगे? N2 माइनस ऑफ माइनस Z स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर M E to the power 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर हमारे को फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन निकालना है तो E2 माइनस E1 इतना एनर्जी का अगर फोटोन निकल रहा है तो इसी को लिख देंगे एज h न्यू, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो भी कॉमन आ रहे हैं उनको बाहर कर देते हैं, Z स्क्वायर M E टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ठीक, न्यू कैन बी ऑल्सो रिटन एज, तो तुम्हारे को न्यू मिल जाएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन। ये सारी चीजें तुम्हारे से ना जस्ट पूछा जा सकता है डेरिवेशन के टर्म्स पे। सबसे कॉमन मैं तुम्हारे को बता देती हूँ, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी वाला है सबसे जो कॉमनली पूछा जाता है। ये वाले भी पूछे जा सकते हैं, है सिलेबस में तो कर लेते हैं। कॉमनली वो तीन तुम्हारा सबसे डोमिनेट रहता है।
तो जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब हो गया ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो एक तो तुम्हारे से यही तक का पूछा जा सकता है कि भैया फ्रीक्वेंसी बता दो कि कैसा फ्रीक्वेंसी एमिट होगा। अब तुम्हारे को वेवलेंथ के बारे में भी पूछा जा सकता है। वेवलेंथ के बारे में पूछेगा तो न्यू को पुट कर दोगे एज सी बाई लैम्डा, तो सी बाई लैम्डा हो जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/लैम्डा आ जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये वाला रिलेशन भी तुम्हारा पूछा जा सकता है रिगार्डिंग वेवलेंथ। साथ ही इसमें जनरली क्या पूछ देते हैं कि यहाँ से तुम्हारे को रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है वो बताना है। सो ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है ये हो जाता है तुम्हारा रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट आर। क्लियर है? तो R इज इक्वल टू आ जाता है तुम्हारा m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। यहाँ पर सारे वैल्यूज, m तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट h, प्लैंक्स कांस्टेंट c, स्पीड ऑफ लाइट। तुम्हारे को r का वैल्यू भी तुम्हारे को निकालने के लिए बोला जा सकता है। वैल्यूज पुट कर देना और उसके बाद डायरेक्ट कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है तुम्हारा 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ऑल राइट, सो इसको भर दो अपने डायरी में। सो यहाँ पर मैंने वेवलेंथ को 1/लैम्डा को जो है r के टर्म्स में लिख दिया। फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, देयरफॉर 1/लैम्डा इज इक्वल टू आ जाता है तुम्हारा r टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम द स्टेट n2 टू n1, n2 से जंप करके n1 पे आ रहा है। ऑल राइट, सो यहाँ पर चाहो तो लिख लेना n2 से जंप करके n1 पे आ रहा है। अंग्रेजी में लिखना चाहते हो अंग्रेजी में लिख लो। ठीक, सो एक हमारा एनर्जी का क्या आ गया था, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एम ई टू द पावर 4। अब E जो है वो हमारा आ गया था माइनस ऑफ z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, है ना। ये रिलेशन आ गया था।
इसमें हम लोग HC से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। HC से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर फायदा ये हो जाएगा कि ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा कांस्टेंट है ये तुम्हारा रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, है ना। तो रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में हम लोग यहाँ पर एनर्जी को लिख देंगे, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ RHC Z² बाई N²। और ये तुम्हारा R इंटू H इंटू C, इसका जो तुम्हारा वैल्यू है वो भी तुम्हारा 13.6 के ही बराबर होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। सो E इज इक्वल टू तुम्हारा E इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे और अलग अलग वैल्यू ऑफ N पुट कर दोगे। सो डायरी में मैंने एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखवा दिया था क्या? नहीं लिखवाया है तो ये एनर्जी के एक्सप्रेशन को R के टर्म्स में भी नोट कर लो, माइनस ऑफ RHC टाइम्स Z² बाई N²। और डायरी में ये भी लिख लो कि RHC को जो है ना रिडबर्ग एनर्जी भी कहते हैं। R इंटू H इंटू C इज कॉल्ड एज रिडबर्ग एनर्जी, है ना। R इंटू H इंटू C का वैल्यू हो जाता तुम्हारा 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, विच इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों के टर्म्स में वैल्यू क्यों याद रखो, कंपटीशन के लिए भी तुम्हारे लिए काम में आएगा, समझ रही है धृति? अचिन, अर्णव, अभिजय, तनीषा, है ना, तुम लोग को इस तरीके का एटॉमिक से रिलेटेड अगर सवाल आता है तो उसमें तुम्हारे को ये वाले वैल्यूज काफी काम आएंगे, ठीक। जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो जनरली याद रहता है, जूल में भी इनकेस अगर पूछ देता है तो तुम्हारे को बैठ करके कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अब जो है हमारा ये क्या कहते हैं तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आ जाता है, सिंपल सा तुम्हारा रहता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में तुम्हारा क्या रहता है, अगर तुम्हारे पास सैंपल ऑफ कोई मटेरियल है, ऑलराइट, उससे अगर हम लोग लाइट को पास करवाएंगे, बहुत सारे वेवलेंथ के लाइट को पास करवाएंगे, है ना, या फिर तुम ऐसा समझ लो बहुत सारे एनर्जी के वेवलेंथ को बहुत सारे एनर्जी के लाइट को यहाँ पर पास करवा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर होगा क्या, वो वाले वेवलेंथ गायब रहेंगे जिनके मदद से इलेक्ट्रॉन जो है एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट पर जंप कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वही फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जिसके मदद से वो एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट पे जंप कर सके, यानी कि खाली उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जो कि एग्जैक्टली इन एनर्जी गैप्स को मैच करता, ऑलराइट। एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है, ठीक है। हायर एनर्जी से ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ से भी यहाँ तक जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, रीजन उसका क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम देर के लिए रहता है, 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड के लिए रहता है लगभग। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है जनरली कहाँ पाए जाते हैं, तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में पाए जाते हैं, वहां वाले इलेक्ट्रॉन्स ही मेनली फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, प्रोवाइडेड जो इनकमिंग फोटॉन्स है उन्हीं फोटॉन्स को, बहुत सारे वेवलेंथ के फोटॉन्स को अगर हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे या फिर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स को अगर हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स तुम्हारे गायब रहेंगे। उसका रीजन क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उन फोटॉन्स को क्या कर लिया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा, क्लियर है। सो ये खाली उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जो कि एग्जैक्टली इन एनर्जी गैप्स को मैच कर रहा हो, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये नहीं होगा कि इंटरमीडिएट एनर्जी, कैसे देख रही एकदम बिना किसी एक्सप्रेशन के, डर रही मैंने से, खा जाऊंगी, निकल जाऊंगी, तो पानी तो मेरे को निकल जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, ओके। सो कोई भी रैंडम फोटोन को जो है ऐसा नहीं रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन
जो है किसी भी रैंडम फोटोन को के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बीच में कहीं चला जाएगा, वो चीज होगा ही नहीं, वो ऐसे फोटोन को भाव ही नहीं देगा, वो उन्हीं फोटॉन्स को भाव देने वाला है जो कि जिनका एनर्जी गैप मैच करेगा और उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके ये हायर एनर्जी में चला जाएगा। तो ऐसे में हमारे को मिल जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब यही इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होते हैं तो फिर ये फोटॉन्स को एमिट करते हैं, वही एनर्जी के फोटॉन्स को एमिट करेगा जो कि अगेन इन एनर्जी गैप्स को मैच करेगा। ऑलराइट, सो ऐसे ये हो गया तुम्हारा n इज इक्वल टू 1, ये हो गया n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2 हो जा n इज इक्वल टू 1 हो जाता तुम्हारा ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट हो गया। n इज इक्वल टू 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर ये तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? सो यहां पर जो है जब तुम्हारा एमिट करेगा, लेट अस से ये तुम्हारा हम लोगों ने बात कर लिया एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब अगर हम लोग एमिशन का बात करें, ठीक, सो लेट अस से कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला गया, नीचे से सीधा ऊपर जंप किया था, तो ये कितने लाइन से एमिट करेगा, एक लाइन यहां से यहां तक जंप करने में एमिट कर सकता है, एक हो सकता है कि ये डायरेक्टली यहां पर जंप कर जाए, एक हो सकता है ये डायरेक्टली नीचे जंप करे। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है तो अब ये क्या करेगा, अब ये डायरेक्ट या तो यहां आएगा या तो ये डायरेक्ट कूद करके नीचे वाले में आ जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारा इस वाले स्टेट पे रहेगा तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे कूद जाए। ऑलराइट, तो कितने एमिशन लाइंस पॉसिबल हुए, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस जो तुम्हारे पॉसिबल हो रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गए। तो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस का अगर हम लोग देखें तो 3 ही है, लेकिन एमिशन लाइंस जो है इन्हीं 3 स्टेट्स के बीच में, अगर इन्हीं 4 स्टेट्स के बीच में देखें तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जब ये एमिट करेगा तब देयर आर मेनी वेरियस पॉसिबिलिटीज। ऑलराइट, एब्जॉर्प्शन के टाइम पर ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से एब्जॉर्ब करके यहां पर जाएगा, फिर इतना देर वो यहां पर n इज इक्वल टू 2 में रहेगा ही नहीं कि वो यहां पर वेट करके एक फोटोन आएगा जिसका एनर्जी जो है इतना होगा कि वो यहां पर जंप कर सके, वो इतने देर के लिए बैठता ही नहीं है। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तुम्हारा ये वाले इंटरमीडिएट ट्रांजिशंस का फोटोन ज्यादा खास गायब नहीं रहता है। क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई डाउट? ओके, सो यहां पर तुम लोग लिख लो डायरी में, नंबर ऑफ emission transitions is larger than the number of absorption transitions। तो तुम्हारे को जो है ना एमिशन, नंबर ऑफ एमिशन ट्रांजिशंस पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एमिशन ट्रांजिशन बिटवीन दिस लेवल टू दिस लेवल, है ना। तुम्हारे को n इज इक्वल टू 4 से लेकर के पूछ देगा n इज इक्वल टू 1 तक के अंदर अंदर कितने एमिशन ट्रांजिशंस पॉसिबल है, तो तुम इस तरीके से डायग्राम बना करके शो कर दोगे। एब्जॉर्प्शन के केस में तुम ध्यान रखना इंटरमीडिएट जंपिंग नहीं शो करोगे, या तो n इज इक्वल जो भी जंपिंग होगा वो खाली n इज इक्वल टू 1 से ही होगा, n इज इक्वल टू 1 से 2 या फिर 1 से 3 या फिर 1 से 4, बस इंटरमीडिएट नहीं रहेगा। 3 से 4, 2 से 3 वो सब नहीं रहता है एब्जॉर्प्शन के केस में। किसी को भी कोई भी डाउट? ओके, अब हमारा लास्ट आ जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा।
तुम लोग का इस वीक में तो तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। मेरे को ये बताओ कि हम लोग ऑप्टिक्स का डिस्कशन कब रख लें? देखो तुम लोग तो भी सीबीएसई वाले तो भी थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, थोड़ा। ठीक है। ये टिशा तुम लोग पहले बताओ, तुम लोग को कब चाहिए डिस्कशन? मंडे को आओगे तुम लोग, अटेंड करोगे क्लास? ये लोग मेरे को गोली दे रहे हैं। कोई नहीं है क्लास में, मुझे लग रहा है। टिशा, सद्भव, समृद्धि। मंडे को रख लेते हैं। हाँ, जब ये लोग कोई भी जवाब नहीं दे रहे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मंडे को रख लेते हैं, है ना। आई एम होपिंग कि ये लोग मतलब कि ये नेक्स्ट वीक एक काम करते हैं ना हम लोग, नेक्स्ट वीक जो है मेनली डिस्कशन के लिए रख लेते हैं। इस वीक हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है हम लोग मेनली डिस्कशन के लिए रख लेंगे। ठीक है। तुम लोगों को कल जो है ये डुअल नेचर और इसका तो तुम्हारे को मिल ही जाएगा। क्या कहते हैं, डुअल नेचर और वेव ऑप्टिक्स का भी मिल जाएगा। बाय फ्राइडे तुम लोगों को बाकी सबका भी हमें होपिंग के मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले जो है हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसका एमिशन, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑलराइट, सो इसका वैसे है तो सिंपल सा ही, लेकिन डायग्राम को मैं यहाँ से ले लेती हूँ। जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहाँ गया? एब्जॉर्प्शन एमिशन, मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, जस्ट अ मोमेंट। अरे पार्ट 1 ओपन कर दिया। ये न्यूक्लियाई वगैरह एटम्स, ये रहा, ये वाले को इस वाले डायग्राम को बना लो। लाइमन बामन पास्ट एंड ब्रैकेट, इधर तुम्हारा पी फंड भी रहता है, लेकिन ठीक है। है ना, एक बार जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसको बना देना। एक सेकंड रुक जाओ बस, है ना। सो लाइमन सीरीज हम उन्हें कहते हैं जब तुम्हारा हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है टू n इज इक्वल टू 1 स्टेट। ऑल राइट, यानी कि हमारा लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज में तुम्हारा जो एनर्जी डिफरेंस आया था उसमें मैंने तुम लोग को क्या बताया था, n2 वो स्टेट होता है जिस पे जंप कर रहा है और n1 वो स्टेट हो जाता है जहां से जंप कर रहा है। सो लाइमन सीरीज में तुम्हारा क्या हो रहा है, जहां कहाँ जंप कर रहा है तुम्हारा, n इज इक्वल टू 1 पे, तो n2 का वैल्यू हो जाएगा 1 और n1 हायर एनर्जी स्टेट से n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, देख रहे हो, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी चला जाएगा। सो लाइमन सीरीज के लिए 1 बाई लैम्डा क्या हो जाएगा तुम्हारा, r टाइम्स 1 बाई 1 का स्क्वायर। मैंने कुछ उल्टा लिखा है क्या? हाँ, है ना, ये 2 और 1 को मैंने शायद से इंटरचेंज कर दिया। ये n1, एक सेकेंड में ऊपर चेक करते हैं। हाँ, n1 और n2, ठीक है ठीक है। n1 जहां पर जंप कर रहा है, n2 जहां से जंप कर रहा है।
है ना। सो ये तुम्हारा 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सबसे कम एनर्जी कब मिलेगा हमारे को, कौन से ट्रांजिशन में? मिनिमम एनर्जी, जहां पर तुम्हारा एनर्जी गैप सबसे कम है, ट्रांजिशन फ्रॉम 2 से लेकर के 1, है ना। मिनिमम एनर्जी के लिए तुम लोग क्या देख लोगे, मिनिमम एनर्जी मतलब लैम्डा मैक्सिमम। क्लियर है क्या अच्छे से? n2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो 1/λ मैक्स। तुम्हारे को ना लाइमन और बामर में स्पेशली पूछा जा सकता है मिनिमम लैम्डा और मैक्सिमम लैम्डा। तो r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया ये। तो लैम्डा मैक्सिमम जो है ये तुम्हारा लगभग 1216 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाता है। चलो इस डायग्राम को बना लो, उसके बाद फिर मैं बाबर सीरीज और इन सब का लिखवा दूँ। डायग्राम बन गया? सबका बन गया है क्या डायग्राम? ओके। और तुम्हारे को अगर मिनिमम लैम्डा चाहिए यानी कि मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए क्या करना होगा, इन्फिनिटी से जंप करना होगा सीधा n इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि वहां पर ही तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी गैप है। समझ पा रहे हो? इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम एनर्जी गैप है। तनीषा समझ पा रही बेटा? यस है ना। सो मैक्सिमम एनर्जी के केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, n2 इज इनफाइनाइट। तो 1/λ वेवलेंथ तुम्हारा मिनिमम हो जाएगा r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा r के ही बराबर आ जाएगा, दिस विच वुड बी इक्वल टू ये। तो वेवलेंथ जो है लैम्डा मिनिमम जो है वो आ जाता है तुम्हारा लगभग 912 एंगस्ट्रॉम। इन वैल्यूज को जो है लिख लो अपने डायरी में, है ना। लाइमन के लिए क्या लिखोगे डायरी में, एमिशन स्पेक्ट्रम लिख लोगे। लाइमन के लिए लिख लोगे, लाइमन के लिए लिख लोगे ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू n इज इक्वल टू 1, है ना। सो लैम्डा मैक्स 1216 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। साथ ही में इसको लिख लो कि दिस लाइज इन अल्ट्रावायलेट रेंज, है ना। ये तुम्हारा लाई करता है, लाइज इन यूवी रेंज। कौन सा सीरीज तुम्हारा किस रेंज में लाई करता है, ये तो तुम्हारा बहुत ही कॉमन 1 मार्क क्वेश्चन रहता है। इसको रजिस्टर में भी नोट कर लो, लाइज इन अल्ट्रावायलेट रेंज, लाइज इन अल्ट्रावायलेट रेंज। नेक्स्ट आ जाता है बामर। बामर तुम्हारा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये तुम्हारा लाई करता है इन विजिबल रेंज, इन विजिबल रेंज। यहां पर हो जाता है ट्रांजिशन, डायरेक्ट डायरी में भी, डायरी और रजिस्टर दोनों में ही पैरेलली चलता रहेगा। ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी टू n इज इक्वल टू 2। सो यहाँ के लिए तुम्हारा 1/λ क्या हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ पर n इज इक्वल टू 3, 4, 5 टिल इनफाइनाइट। अब मिनिमम एनर्जी अगर तुम्हारे को चाहिए तो सबसे कम एनर्जी गैप कौन से ट्रांजिशन में है, बामर में 3 से 2 में, और सबसे ज्यादा एनर्जी इन्फिनिटी से 2 में। सो अकॉर्डिंगली निकाल लेते हैं।
सो एनर्जी मैक्सिमम कौन सा ट्रांजिशन, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा एनर्जी मैक्सिमम, तो 1/लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा r टाइम्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। सो लैम्डा मिनिमम जो है वो आ जाता है लगभग 3646 एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी मिनिमम n इज इक्वल टू 3, तो 1/लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा r टाइम्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सो लैम्डा मैक्स आ जाता है लगभग 6563 एंगस्ट्रॉम, है ना। बामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तुम्हारा विजिबल में लाई करता है, तो इसका 1 मार्क क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है कि कौन सा सीरीज जो है वो तुम्हारा विजिबल में लाई करता है। लिख लिया क्या सबने? ओके। अब पास्चन ब्रैकेट पी फंड में तुम्हारे को ध्यान उतना लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम नहीं चाहिए। पास्चन ये तुम्हारा लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में, लाइज इन infrared region, all right, and transition from higher energy state to n is equal to 3, तो यहाँ पर से तुम्हारे पास 1/लैम्डा आ जाएगा r टाइम्स 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पर तुम्हारा n इज इक्वल टू 4 5 टिल इनफाइनाइट। पास्चन ब्रैकेट पी फंड सारे तुम्हारे आप इंफ्रारेड में ही लाई करेंगे। ब्रैकेट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू n इज इक्वल टू 4, 1/लैम्डा हो जाएगा तुम्हारा r टाइम्स 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n इज इक्वल टू 5 6 टिल इनफाइनाइट ब्रैकेट और फिर लास्ट अगेन लाइज इन infrared region, transition from higher energy state to n is equal to 5. So 1/लैम्डा is equal to r times 1/5 का square minus 1/n square, n is equal to 6 7 till infinity। क्लियर है? तो ये तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ या फिर एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हम लोग देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन के केस में हमारे को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से जंप करेगा, ग्राउंड स्टेट से डायरेक्टली ऊपर। तो हमारे को कौन सा हमारे को मिलेंगे सीरीज, सिर्फ और सिर्फ लाइमन। एमिशन के केस में लाइमन में क्या रहता है, एन पे जंप कर रहा है, एन इज इक्वल टू 2 से 1 3 से 1 4 से 1, और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा 1 से 2 1 से 3 1 से 4। तो हमारे को एब्जॉर्प्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ लाइमन मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट से ही जंप करते हैं। तनिषा, अभिजय, अचिन, अर्णव, क्लियर है? एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम डायरी में लिखोगे, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल राइट। सो यहाँ पर
ये n इज इक्वल टू 1, फिर 2, 3, 4, 5 and so on. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 एंड यहाँ पर फिर डॉट 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 शो कर दूंगा, है ना। तो हमारे को यहाँ पर खाली n इज इक्वल टू 1 से वाले ट्रांजिशंस मिलेंगे, तो खाली लाइमन सीरीज मिलता है। लिखी रे डायरी में, लिखो ओनली लाइमन सीरीज is found in absorption spectrum of hydrogen atom. ऑलराइट, सो फिंगरप्रिंट की तरह हो जाता सारे एटम के लिए उसका एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी समाप्त। मिलते हैं कल। कल हम लोग शुरू कर देंगे न्यूक्लियाई फिर सेमीकंडक्टर। कल शायद अटेंड करो, ठीक है। हाँ,